Hello everyone. In this module, we are going to write our first C++ program. We will see that how to do a simple two-number additions, and we will write the data types, and then eventually at the end, we will see the increment and decrement operator as well. Now let's start with our first program. We will go and we will write our basic program. हमने उसमें बात की थी कि सबसे पहले what you have to do is you have to write a preprocessor directive, जो कि हम लिखते किसके लिए, अपने बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, कि आईओ इनपुट लेनी है या आउटपुट हमने लेनी है, उसके लिए वी आर गोइंग टू राइट दिस आईओ स्ट्रीम। और दूसरा, हम नेम स्पेस को भी इंक्लूड करवा लेते होते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो हमारी एसटीडी कॉमनली यूज होती है। सी आउट और सी इन दोनों के साथ हमारी ये नेम स्पेस यूज होती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही जी। So let's start with writing of addition of two digit program. तो हम क्या कर सकते हैं कि we can declare two variables, integer a, और आप यूं भी कर सकते हैं integer b, और आप ये भी कर सकते हैं कि इनको a की में लिख लें integer a, b, ठीक है, और दूसरे में आपने लिख लिया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ठीक है, and it's going to work fine. और इसके बाद हम लिख देंगे जी के आंसर इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, दो नंबर ऐड होंगे और उनका रिजल्ट बन जाएगा, और सी आउट हम करवा देंगे। जी, नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, विजुअल C++ में जब इसे मैं कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे क्या कहता है, ये कहता है अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल a इज यूज्ड, ठीक है। तो ये तो मुझे काम ही नहीं करने देता, ठीक है। ये मुझे कहता है जी कि आप ये जो है ना इसको नहीं चला सकते, और मैं अगर इसको इसी तरह एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करूंगा तो कहेगा जी कि बिल्ड एरर, आप इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ कमिंग बैक जी, अब हमने डिक्लेयर कर दिया जी। तो पहला इशू जो है, अब इसके अंदर क्या नजर आ गया जी हमें, वो नजर ये आया कि जी हमारे जो है ना, हमने इनपुट नहीं ली, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इनपुट लेने के अलावा आपको एक और चीज मैंने बताई थी, एक और जो बड़ा सीरियस इशू है, जो कि कंपाइलर एरर आपको नहीं देगा, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, वो ये कि ए बी क्या चीज है। ए बी जो है, दिस इज नॉट अ लॉजिकल नेम। तो जब आपके इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो ये ए बी हमारे लिए मसला करनी शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी नाम दें तो नाम थोड़े से लॉजिकल दें। इसको दें जी नंबर 1 दे दें बेशक, या num1 दे दें फॉर ईज, और इसको num2 दे दें, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरह अब आप, अब ये देखें एरर थोड़ा सा चेंज हो गया, अब जो एरर है बिल्कुल रेड हो गया है, तो इसका मतलब ये है, अभी इसी तरह रहने दें, और अगर कंपाइल करें तो अभी आपको क्या कहेगा, अब आपको ये नहीं कहेगा कि ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, आप क्या कहेगा, वो कहेगा ये क्या चीज है, व्हाट इज ए, ठीक है। आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड, बी इज अनडिफाइंड, ए अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। तो कह रहा है ये आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, ये जो चीज है इट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, तो इसको पहले आपने डिक्लेयर करना है। तो हमने तो ये तो करना ही नहीं था, हमने क्योंकि num1 और num2 को ऐड, ठीक है। तो नाउ दिस इज फाइन। अब हमें ये पुराने वाला एरर देगा, ये कहेगा जी के ये दोनों जो हैं ये अनइनिशियलाइज्ड हैं, ठीक है। और अब हम इन्हें क्या करते हैं, या तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें, अदरवाइज सी इन के थ्रू इनपुट ले लें। तो इनपुट लेने का तरीका क्या है, सी इन num1 और दूसरी में सी इन num2, ठीक है। आप इसको एक और तरह भी ले सकते हैं, सी इन num1 दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर और num2, ये दो इनपुट से इकट्ठे लेने के काम आता है ये वाला। अब ये काम भी कर सकते हैं। तो हमने ये नहीं करना, हमने कोड को खूबसूरत रख रहे हैं, बेहतर रख रहे हैं, हर फील्ड में लेदा कर रहे हैं। तो अब हमने इसको अब बिल्ड कर लें हम, ठीक है जी। आप देखते हैं बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं है। तो बिल्ड इज सक्सेसफुल, नाउ एग्जीक्यूट दिस वन। तो स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करें, ये हमें डायरेक्ट इधर ले आया, ठीक है। अब जब यहाँ पे ले आया, हमें ये नहीं पता ये क्या कह रहा है,
ये हमसे कोई इनपुट मांग रहा है, क्या कर रहा है, कुछ हो रहा है। दूसरा, जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करें तो उसमें सबसे पहले ना आप एक वैसे डाल दें कि जी ये प्रोग्राम क्या किस चीज का है। तो उसका तरीका क्या, सी आउट जी और नंबर एडिशन प्रोग्राम, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और इसके बाद आगे आप स्लैश एन भी लिख सकते हैं, और एक और पैरामीटर होता है एंड लाइन, ठीक है, एंड एल, ठीक है। एंड एल क्या करता है, इस लाइन को एंड करता है और आपके कर्सर को नेक्स्ट में ले जाता है। तो हम इसके थ्रू इसको करते हैं जनाब। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। तो अब हमने इसको किया, तो अब हमें ये पता लग गया हाँ जी हमारे चल रहा है। अब वो नीचे कर्सर ला रहा है, नंबर एडिशन प्रोग्राम। तो अब इट्स नॉट मच इंटरेक्टिव, तो मैंने कुछ एंटर करना है शायद, ठीक है। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग, सो इफ आई एम अ यूजर, सो आई वुड बी अज्यूमिंग कि ये क्या करना है, मैंने क्या एंटर करना है, तो मुझे पता नहीं लग रहा। अभी तो मैं कोड क्योंकि खुद लिख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं तो आपको पता है हाँ जी पहले नंबर 1 करना है फिर नंबर 2। बट यू हैव टू ऑलवेज थिंक इट व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर कि यूजर पर्सपेक्टिव से करना है, आपने अपने डेवलपर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाना। तो अभी तो मैं डेवलपर हूँ तो मुझे पता है जी यहाँ मैंने 5 और 7 को ऐड करना है, तो 5 करके एंटर प्रेस करूंगा, फिर 7 करके करूंगा, तो आंसर भी आ गया। तो बट दिस सीम्स रियली पैथेटिक कि जिस तरीके से ये शो हो रहा है और सारा हो रहा है। सो वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस अप्रोच। हम इसको और बेहतर करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सी आउट कराएंगे। जब भी इनपुट लेनी है तो उसके लिए कोई इनपुट भी ले देंगे, एंटर दी नंबर 1, ठीक है। और उसका तरीका क्या कर देते होते हैं हम यूं करके ऐसे ही जरा खूबसूरती बढ़ाते हुए इसको यूं लिखते हैं, ठीक है। एंटर द नंबर 1, फिर उसकी सीन करवा लें, फिर सी आउट एंटर द नंबर 2, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मैंने जितना अंदर लिखा है ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आप अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, जो मर्जी है लिखें, ठीक है, जैसे मर्जी ये लिखें आप। इसमें ये अब जिस तरह की ये नजर आ रहा है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, आप इसके बगैर लिख लें, वो तो जरा खूबसूरत करने के लिए मैंने लिख दिया। तो एंटर द नंबर 1, तो मैंने लिख लिया 7, और एंटर द नंबर 2 5। ये देखें आप, सेकंड वाला जरा खूबसूरत नहीं लग रहा, एरो सा बना हुआ है और वो बता रहा है कि अच्छा जी इस जगह पे जरा आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटर द नंबर 2 और मेरे पास आंसर। तो सिमिलरली यू हैव टू डू इट विद द आंसर एज वेल। तो आंसर के लिए भी आप, अब वो एक ही में आप मल्टी स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं। तो वेरिएबल से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग में लिखने का तरीका क्या है, ये स्ट्रिंग में लिखना है डबल कोट्स में, आंसर इक्वल्स टू, और फिर से ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और ये सिंपल आंसर। अब ये जो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है ये आपकी स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स में, और जो उसके बगैर आता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। अगर आप इधर ये कोट्स लगाना भूल जाएं तो अब वो इसको वेरिएबल समझेगा, वो कहेगा ये कोई वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब वो इस पे अगर आप ऐसी कर्सर ले जाए ना तो वो कह रहा है आइडेंटिफायर आंसर इज अनडिफाइंड, वो इसको वेरिएबल समझ रहा है, तो वो कह रहा है ये क्या चीज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से लिखना है इसको डबल कोट्स में, ताकि ये पता लगे कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। फिक्स स्ट्रिंग जो आपके हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है ये वो। तो आपने लिख लिया आंसर इक्वल्स टू, मैं स्पेस वगैरह भी दे रहा हूँ साथ ताकि जरा उसकी खूबसूरती रहे और वो आपको जरा क्लियरिटी से नजर आए, ठीक है। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर द नंबर 1 5, एंटर नंबर 2 7, आंसर इक्वल्स टू 12, ये मुझे बता। Now we will see different data types, for example, float and other data types. फ्लोट डेटा टाइप है, तो अगर हम इसको एक्सप्रेशन को ये कर लें कि आंसर इक्वल्स टू num1 डिवाइडेड बाय num2, और अब हम जो है अपना आंसर को रिप्लाई करें और यहाँ लिखें आंसर, so it's going to show me answer. टू की वैल्यू ले रहे हैं और हाँ नाम 2 का, ठीक है। नाम 12 बन गया,
So if we compile it and run it again, तो नंबर 5 and the other one is 2. तो ये मुझे आंसर क्या दे रहा है? 5 divided by 2 is 2. So it does not show me answer in floating point. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको floating point में आए तो आपने उसके लिए फिर floating point में ही देखना। दूसरा तरीका, आप लेट्स से इसी का रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, अच्छा आप यहाँ भी ना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, ये आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हमने रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर का तरीका क्या होता है? डिवाइड की बजाय परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसको निकालें तो लेट्स से अब मैंने 37 एंटर किया है डिवाइडेड बाय 5, तो 37 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? 7 एंड रिमाइंडर इज 2, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा कि जी डिवीजन का जो आंसर है दैट इज 7 और आंसर जो आ रहा है दैट इज 2, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ जो रिमाइंडर, तो कोई स्पेशल केस हो सकता है कि कहीं हमें चाहिए, अदरवाइज तो हमें क्या चाहिए होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, तो देन आई हैव टू डिक्लेयर इट एज फ्लोट। तो मैं यहाँ पे फिर फ्लोट लिखूंगा, फ्लोट नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, ठीक है। ठीक है, तो हम अगर इसको फ्लोट कर दें, अब आप बेशक इंटीजर में नंबर देंगे, आपको रिप्लाई जो है वो उसमें फ्लोटिंग देंगे, ठीक है। तो अभी आंसर आपको किस में दे रहा है? 2.5, ठीक है। तो अभी आपको फ्लोटिंग पॉइंट में दे रहा है क्योंकि आपने जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या डिक्लेयर कर दिए हैं, वो आपने फ्लोटिंग टाइप की कर दी। आप इसके अलावा मैंने आपको बताया था करेक्टर टाइप है आपकी, करेक्टर में अगर आप लेफ्ट से मैं CH एक लिख लेता हूँ करेक्टर वेरिएबल, और मैं इसमें इनपुट डाल देता हूँ, सारे को मैं कर देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट करने का क्या तरीका है? यूँ करके आप करते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर का जितना कोड है ये क्या हो गया? कमेंट हो गया, ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, हम ये भी कॉमनली यूज़ करते हैं। ये नीचे भी आपने देखा था मैंने कैसे कमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इस पे इनपुट ले लें, और में मैं शो करा रहा हूँ और C in CH, ठीक है जी। आप ये ले लें। अब करेक्टर जो है वो कितना कंटेन कर सकता है चीज़ों को? वो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर करता है। तो मैं अगर मलिक लिखता हूँ तो वो मुझे आंसर में क्या शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट, क्योंकि करेक्टर के अंदर स्टोर क्या होते हैं? सिर्फ एक ही होता है। अगर आपने मल्टीपल लेना है तो उसका तरीका ये होता है या तो अरे यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करते हैं, वो फिर बाद में आपको मैं बताऊँगा कि जी उसको कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल जो सिर्फ आप इसको एक बोलेंगे। एक और काम आप जो कर सकते हैं, आप CH++ करें। तो अब इसका इम्पैक्ट देखें क्या होता है जी। तो CH++ किया तो मैंने M लिखा, तो ये मुझे क्या शो कर रहा है आंसर में? N. So you can see कि you can perform an arithmetic operation onto a number as well. एक और बड़ा मज़ेदार, अगर आपको याद हो, जो कैपिटल S की वैल्यू है वो कितनी है? एक 65 है, दूसरा 97 है, ठीक है। तो मैं अगर इनका डिफरेंस कितना है? 32 का। तो मैं इधर क्या कर दूँ? CH+ इक्वल्स टू 32। तो अभी क्या होगा? मैं अगर कैपिटल में लिखूंगा तो क्या कर देगा? M को स्मॉल m में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने कितना ऐड कर दिया? उसमें 32 ऐड किया। तो 32 ऐड जब करते हैं तो उसी की S की वैल्यू क्या होती है? वो उसी का स्मॉल करेक्टर हो जाता है। जैसे कैपिटल A 65 है और स्मॉल जो है वो आपका 97 है, तो उनका डिफरेंस 32 का है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं। अगर A का कोड 1 हो तो लास्ट में 26 तो ऐड नहीं करेंगे, 1 तो शामिल हो चुका है, तो आप कितने ऐड करेंगे? 25 और। तो वो 25 और ऐड करें तो लास्ट कितना हो जाता है? 90। सिमिलरली इसी तरह जो स्मॉल करेक्टर है, करेक्टर स्मॉल है इक्वल्स टू 97 है, B इक्वल्स टू 98 है, और Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जनाब? 97 में 25 ऐड करें
ठीक है 122 सही है क्या जी? अच्छा इसी तरह आप इस CH को ये भी कर सकते हैं 95 लिखते हैं जी ठीक है कोई इम्पैक्ट नहीं ठीक है तो ये क्या दे रहा है अंडरस्कोर मैंने क्या 95 लिखा है 99 लिखता हूँ तो 99 क्या है जी या 68 लिख देता हूँ 68 क्या है जी डी है ठीक 68 इज डी तो इंडिपेंडेंट ऑफ ये जो मैंने पहले क्या लिखा है तो अब ये क्या करेगा ये CH की वैल्यू क्या शो करेगा जब आप नंबर इधर लिखेंगे वैसे जब भी करेक्टर लिखना है तो करेक्टर लिखने का तरीका क्या है ये तरीका है ठीक है कोई भी करेक्टर लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे ठीक है और ये क्या करेगा मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये क्या करेगा CH की वैल्यू को अपडेट करके जो 68 की S की वैल्यू है वो दे देगा ठीक है तो 68 की S की वैल्यू क्या है D है 65 66 7 एंड 8 तो 68 की S की वैल्यू 8 है मैं इसके एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ मैं 10 लिखता हूँ या इधर 9 लिखता हूँ मैं और इधर भी मैं 9 लिखता हूँ तो दोनों में फ़र्क क्या है ये जब मैं 9 ऊपर वाला लिखूंगा तो ये मुझे क्या शो करेगा ये मुझे 9 ही शो करेगा 9 एज अ करेक्टर शो करेगा तो आंसर क्या आ रहा है 9 क्योंकि मैंने 9 को किस में लिखा था एज अ करेक्टर लिखा था अगर मैं 9 को यूं लिखता हूँ ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ अब 9 की क्या करेगा S की वैल्यू इक्विवेलेंट शो करेगा क्योंकि मैंने करेक्टर नहीं लिखा मैंने एक नंबर वैल्यू लिखी है तो जब भी नंबर वैल्यू लिखेंगे तो नंबर वैल्यू का मतलब क्या होगा कि वो उसकी कोई वो आ रही वैल्यू तो वो वैल्यू ऐसी है जो कि यहाँ पे वो करेक्टर शो नहीं हो रही स्पेस तो नहीं है पता नहीं ठीक है 9 को ऐसे ही हुआ मैं कुछ और डाल देता हूँ जैसे मैं 45 लिख देता हूँ कि मुझे कोई और करेक्टर शो करेगा जो भी एस की चार्ट पे अगर आप देखें तो वही वाला करेक्टर यहाँ पे आपको ये शो कर रहा होगा ठीक है तो अब ये माइनस का साइन है ठीक है 45 जो 46 करें तो अब आपको एक और आइडिया हो जाएगा कि ये सीक्वेंस में ही आ रहे होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा तो ये डॉट में आ रहा है ठीक है इस तरीके से आपके जो हैं डिफरेंट कैरेक्टर तो कैरेक्टर के जब भी आपने वैसे जनरली डील करना है सो यू आर गोइंग टू पुट इट इन अ कोड जब आप यस कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो कीबोर्ड से इनपुट में आपने कोड्स नहीं डालने ठीक है अगर मैं कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूँ और अगर मैं कोड डालूंगा तो लेट से मैं एंटर करता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ कोड्स की फॉर्म में वो सिर्फ हार्ड कोड इसमें मैं लिखता हूँ स्टार नहीं कोट एफ कोट क्या आंसर आएगा एफ नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा कोट आएगी क्योंकि कोट खुद भी तो एक करेक्टर है ठीक है तो ये मुझे क्या दे रहा है क्योंकि जब भी ये इसने इसको स्ट्रिंग कंसिडर किया कि मल्टीपल करेक्टर्स हैं तो पहले स्ट्रिंग को ले लिया तो मैंने जब एफ को लिखना है तो मैं एफ ही लिखूंगा ठीक है जब मैंने एफ को लिखना है तो यहाँ पे मैंने इस तरह से नहीं लिखना बल्कि मैं क्या करूँगा सिंपल एफ लिखूंगा कोट्स में यहाँ नहीं लिखना कोट में कहाँ लिखना है कोट में मैंने इस जगह पे लेना ठीक है तो इनपुट के अंदर आप करेक्टर की हमेशा इनपुट ही दे रहे होते हैं उधर एस की वैल्यू नहीं दे रहे होते जब आप हार्ड कोड कर रहे हैं तो आप दोनों काम कर सकते हैं आप उसको एक करेक्टर भी दे सकते हैं और करेक्टर देने का हार्ड कोड में क्या तरीका है आपने कोड्स में लिखना है और अगर इनपुट वो देना है आपने उसकी एस की वैल्यू देनी है तो सिंपल उसकी नंबर लिख देना है डेसिमल के अंदर उसका नंबर वैल्यू लिख देना है तो वो आपके हार्ड कोड में आ जाएगा ठीक है कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे इससे मतलब ठीक है इसी तरह एंटर योर नंबर हम इसकी डेटा टाइप को फिर चेंज करते हैं और इसको हम बना देते हैं लेट से इंट बना दिया हमने ठीक है इंट और नंबर और यहाँ पर हमने कर दिया नंबर और इधर कर दिया नंबर ठीक है जी अच्छा अब नंबर की रेंज कितनी है 4 बिलियन ठीक है एंटर योर नंबर या आपने नंबर डाला नीचे वो नंबर शो हो गया ठीक है सही हो गया जी काम हो गया अब फिर से इसको एंटर करें
और अब नंबर ज़रा बड़ा डालें, नंबर डालें जी 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 5 के बाद मैंने 9 डाले हैं तो ये बिलियन है, 5 बिलियन है। अब एंटर करें तो आंसर क्या आ रहा है, समथिंग एल्स, सो इट्स गिविंग मी अ गार्बेज वैल्यू, ठीक है, समझे बात। ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे एक गार्बेज दे रहा है, इसको गार्बेज वैल्यू, और ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। अब आप वो देखें, बड़ी अच्छी सी गार्बेज दी है उसने, और इसको मैं आगे किसी चीज़ में ऐड कर रहा हूँ, मैं लेट से एंटर किया है और मैंने आगे इसकी आंसर की नंबर की वैल्यू को कहीं वैल्यूएट भी कर दिया, कहीं डाल दिया। तो मैंने लेट से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, इंटीजर एज, ठीक है जी। तो जितने आपके नंबर आए हैं उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, एज इक्वल्स टू नंबर प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एज को शो कर रहा हूँ। तो अब मेरा सरोकार एज के साथ था, लेकिन मेरी एक इनपुट में गड़बड़ अगर हो जाए तो डज इट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन टू मी, लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने अगर नंबर मैंने डाला जी 500, तो आंसर क्या आ जाएगा 510, क्योंकि उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 10 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ फाइन। तो 500 प्लस 10 510 ही होना चाहिए। अब मैं अगर इसके अंदर एक बड़ी वैल्यू डाल दूँ, क्योंकि 4 बिलियन तक आती है, मैं 5 बिलियन डाल दूँ। 5 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 5 बिलियन डाली तो आंसर क्या आ रहा है, ओ माइनस समथिंग, बिकॉज इट्स एडिंग अ गार्बेज वैल्यू इनटू माय नंबर, ठीक है। वो एक गार्बेज को ऐड कर रहा है, गार्बेज का कोई भी वैल्यू जो कि इस नंबर पे पड़ी हुई थी, चूंकि इट कैन रीड दैट लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन तो एग्जिस्ट कर रही है ना, उस लोकेशन पे जो भी गन पड़ी थी उसने उठा के उसमें डाल दी, ठीक है। मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ, मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट मी पुट द सेम थिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसने फिर से मुझे वैल्यू दे दी, चूंकि उस जगह पे वो गार्बेज पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम होता है जो कि आपके गार्बेज उस चीज़ का आ जाता है कि अगर आपने एक वैल्यू रेंज से ज़्यादा चले गए 4 बिलियन से ऊपर तो मसला होगा। अब मुझे कितनी वैल्यू देनी चाहिए जी, 4 बिलियन से कम, तो मैं 2 बिलियन देता हूँ, 1 2 3 4 2 बिलियन, मैं 3 बिलियन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। 3 बिलियन पे देखें ठीक करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्यों, रेंज हमने क्रॉस कर दी है भाई। अब मैं डालता हूँ 2 बिलियन डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 4 बिलियन में 3 बिलियन पे मसला किया है, 2 बिलियन पे नहीं किया, ये क्या मसला है जी। इसलिए मसला किया है कि भाई 4 बिलियन तो टोटल नंबर्स हैं, लेकिन मेरा जो डेटा टाइप है वो कौन सी है, इंटीजर है, लेकिन वो साइंड है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, साइंड। तो साइंड जो होती है वो -2 बिलियन से +2 बिलियन होती है, ठीक है। इसलिए 2 बिलियन पे तो मसला नहीं किया, 3 पे मसला कर दिया। अब मैंने उसी डेटा टाइप को अनसाइंड कर दिया, ठीक है। अब देखें क्या होता है, एंटर योर नंबर, अब 3 बिलियन एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, ठीक है। ओके सर। यू नीड टू बी केयरफुल विद दीज थिंग्स कि एक तो वही डेटा टाइप में हो, दूसरा डेटा टाइप में अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डाली है वो देखिए, क्योंकि उससे रेंज डबल हो जाती है, ठीक है। तो वरना आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेंगे तो वो एक सर्टेन रेंज है, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो डबल रेंज है। तो अगर आपको नहीं जरूरत नेगेटिव की तो कीप इट अनसाइंड, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया, अनसाइंड नंबर दिया है, तो यस इट्स बीन डन, मेरा काम हो गया। Now we will see increment and decrement operators and we'll learn how to use them in our C++ program. हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। हमने लास्ट में बात की थी कि आप प्लस माइनस कर सकते हैं अपने उसी के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंकेटिनेट करके, तो आप प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू कर सकते हैं। तो इसमें जितना आपने करना है आप कर लेते हैं, लेकिन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है दिस इज जनरली बीन डन बाय वन, ठीक है। इंक्रीमेंट बड़ा कॉमनली यूज होता है, आप लूप्स यूज करेंगे, इसके अंदर इंक्रीमेंट्स बड़े कॉमनली यूज होते हैं। काउंटर्स आप चलाएंगे तो एक एक जी काउंटर बढ़ता जाए तो या काउंटर कम होता जाए तो उसके अंदर आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आएंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का तरीका क्या होता है कि इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, आगाज करना, और डिक्रीमेंट क्या होता है, सॉरी
इंक्रीमेंट का मतलब है 1 से एडिशन करना। सब्ट्रैक्शन करना। You have integer count whose value is 5. तो अगर आपने वैसे इंक्रीमेंट करने इन सिंपल स्टेटमेंट तो आप कैसे लिखेंगे? Count equals to count plus 1. You can also write count plus equals to 1. And third way is you can use इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? वो है प्लस प्लस, ठीक है, वो क्या है? प्लस प्लस। और डिक्रीमेंट क्या है? माइनस माइनस, ठीक है। और इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। जी, सिर्फ काउंट की यूज करते हैं हम यहाँ पे, खाली इंटीजर के साथ या वेरिएबल या गेटेड सब यूज करते हैं। काउंटर के साथ यूज होता है। आप कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आपका ए हो सकता है, इंटीजर ए इक्वल्स टू 9, तो आप नीचे ए प्लस प्लस करवा दें, ठीक है। तो वो कोई सा भी हो सकता है आपका, जरूरी नहीं है कि काउंट ही हो, ठीक है। और ये दोनों तरह से हो सकते हैं, प्लस प्लस पहले भी आ सकते हैं और प्लस प्लस बाद में भी आ सकता है। तो दोनों तरीकों से हो सकता है। इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये प्री हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट, और ये क्या हो रहा है? पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक हो क्या जी? यस सर। इंक्रीमेंट की समझ आ गई। सिमिलर इज डिक्रीमेंट, तो आप इसको इसी तरह ए माइनस माइनस लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये ए की वैल्यू को क्या कर देगा? 8। लेकिन जो है ना 2 की वैल्यू 2 से कुछ नहीं, 3 से नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ 1 के लिए एप्लीकेबल है। 2 का अगर आपने करना है तो आप लिखेंगे काउंट प्लस इक्वल्स टू 2। 12 का करना है यूं लिखेंगे, 100 से करना है तो प्लस इक्वल्स टू 100। तो ये जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसमें 100 ऐड कर देगा। इंक्रीमेंट जो है वो सिर्फ जो है वो 1 के लिए यूज होता है, इंक्रीज करने के लिए या 1 डिक्रीज करने के लिए। दूसरी चीज ये है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। तो ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है? दोनों में एक चीज का फर्क है, अगर खाली ये इस लाइन में यूं अपीयर होंगे तो कोई मसला नहीं है, दोनों का नेट इम्पैक्ट इस लाइन के बाद सेम हो। लेकिन अगर ये एक ही लाइन में, अगर ये लाइन में अपीयर डिफरेंटली होंगे, जैसे इंटीजर ए है, इंटीजर ए, और इसमें हमने कर दिया जी ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, या हमने कर दिया प्लस 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 ए, तो इस लाइन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका इसके साथ इंटीजर बी भी है, अब इम्पैक्ट ये होगा कि बी इक्वल्स टू, अगर आप करेंगे प्लस प्लस ए, आप ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। तो अब इसमें फर्क होगा, अगर आप ये अलग-अलग लाइन में, सिंपल लाइन में ये काम कर रहे हैं तो इस लाइन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। ए प्लस प्लस हो या प्लस प्लस है, दोनों का इम्पैक्ट सेम है। दोनों जो है वो ए की वैल्यू को क्या कर देंगे? ए की वैल्यू लेट्स से 10 है, तो ए की वैल्यू को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। जबकि ये वाला क्या करेगा? ए की वैल्यू तो इंक्रीज होनी है, लेकिन ये असाइनमेंट में फर्क पड़ता है। असाइनमेंट जो है वो किस वक्त हो रही है? अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा, और अगर यूं है तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फर्ज करें, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 10 एंड b दूसरा वेरिएबल है, तो b इक्वल्स टू प्लस प्लस a, ठीक है। कॉमा डालना, ठीक है जी। इसको मैं बिल्ड करता हूँ एंड देन आई रन दिस। मैं सी आउट भी कराना गया हूँ। मैंने बी की वैल्यू शो करा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है? मैंने ए डिक्लेयर किया, ए को इनिशियलाइज कर दिया, ए की जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है बी को मैं असाइन कर रहा हूँ और बी को मैं यहाँ शो करवा रहा हूँ। तो अब बी की वैल्यू क्या शो होनी चाहिए जी? तो बी यहाँ क्या शो हो रहा है? 11 शो हो रहा है, ठीक है। क्या कमेंट लाइन भी डालती हूँ, बी इक्वल टू 30, ठीक है।
तो जब हम यूं करके लिखेंगे ना b इक्वल्स टू प्लस प्लस a, तो ये क्या करेगा, ये b की वैल्यू को ओवरराइट करेगा। जब हमने इक्वल लिख दिया ना, ये ओवरराइट कर देगा, b की जो वैल्यू 30 लिखी हुई थी उसका कोई रोल ही नहीं होगा, सीधा सीधा ये इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, वो ये ओवरराइट करेगा, और ओवरराइट करके b की वैल्यू क्या शो करेगा, 11। ठीक है, b की वैल्यू क्या शो कर रहा है, 11। अगर हम इसको ये कहते हैं b प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस है, अब क्या शो करेगा, 40 शो करेगा या 41? ठीक है, क्योंकि बिकॉज दिस इज इक्वल टू व्हाट, b प्लस इक्वल्स, ओके लेट मी रन दिस। अब देखें अब क्या वैल्यू आ रही है b की, वैल्यू आई 10। क्यों, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट इज बीन डन आफ्टर दिस लाइन। ठीक है, जो a प्लस प्लस था, जब आपने सिंपल इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या करता है, ये आपकी b की वैल्यू असाइन कर देता है। ये पहले a असाइन हो जाता है इस b को, और फिर उसके बाद ये इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ठीक हो गया जी। मैं इसी में एक प्लस करके a की वैल्यू डाल देता हूँ। अब a 2 बार आ रहा है। ठीक है जी, अब देखिए अब क्या करें, और फिर वो ऐड करता है। ठीक है, पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो करता है। जबकि जो पोस्ट फिक्स है वो पहले वो वैल्यू असाइन कर देता है और उसके बाद जो है वो उसमें एडिशन करता है। और ये भी इसलिए सिर्फ किया गया है ये इंक्रीमेंट वाला कि ताकि आप जो है क्योंकि कॉमनली इसको यूज़ होता है, तो उसकी एक अलग डिस्टिंक्ट किस्म की उन्होंने रिकग्निशन बना दी है कि अच्छा जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। ठीक है जी, तो ये इंक्रीमेंट आ गया। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स तो प्लस प्लस माइनस माइनस हैं। इसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। जो माइनस के साथ आएगी उसको प्री डिक्रीमेंट कहते हैं, और इसी तरह जो उसके बाद आ रहे होते हैं माइनस, उसको प्री डिक्रीमेंट कहते हैं, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं। जब प्री इंक्रीमेंट होता है तो वो क्या करता है, इंक्रीमेंट बाय 1, देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ a इन द एक्सप्रेशन इन विच इट रिजाइड्स। जबकि अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो इट यूज द करंट वैल्यू ऑफ a इन द एक्सप्रेशन इन विच इट रिजाइड्स एंड देन इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, देन प्री डिक्रीमेंट जो है वो भी उसी तरह है कि पहले डिक्रीमेंट करता है फिर नई वैल्यू को यूज करता है, जबकि पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू को यूज करता है और फिर डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो ये फर्क है। That's all for this module. Thanks for watching.